मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 8 की, और इस चैप्टर को हम फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। लास्ट जो मैंने वीडियोस आपको सेंड की उसमें आपने समझे होंगे कुछ बातें, फिर से हम दोबारा इसको एक बार समझते हैं चैप्टर को फिर से। तो इस चैप्टर में सेल इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहली बात क्या, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कोई भी लिविंग बॉडी जो बनी है वो सेल से बनी हुई है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल ही है। अब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर के क्या करते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यूज। बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के स्केलेटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्केलेटल। और बहुत सारे स्केलेटल मिलकर के स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्केलेटल सिस्टम। और वही स्केलेटल सिस्टम एक बॉडी का पोस्चर लेता है जो ह्यूमन बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो लास्ट जो है हम जो खड़े होते हैं, हम जो देखते हैं एक दूसरे को, वो एक स्केलेटल। उसके अंदर जो अगर हम इसको अगर निकाल दें अपने स्किन को, ऊपर के स्किन या फिर मसल्स वगैरह सबको बाहर निकाल दें, मांस को बाहर निकाल दें, तो अंदर जो हड्डियों का ढांचा मिलेगा हमें वो स्केलेटल सिस्टम है पूरा का पूरा। वो किससे अब जो ऊपर जो स्किन है वो किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल बनाते हैं, और बहुत सारे स्केलेटल मिलकर के स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। और पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है एक बॉडी बन जाती है ह्यूमन बीइंग की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे किसकी? इसी चैप्टर में आगे जो हमारी आगे जो बातें होंगी वो होगी। अब इसके आगे क्या है? दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है, एक तो यूनिसेलुलर है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर जो है उसका एग्जांपल है अमीबा। क्या एग्जांपल है? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा में एक यूनिसेलुलर है, मतलब उसका एक ही बॉडी है, उसी बॉडी से वो रेस्पिरेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। ठीक है, अमीबा का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सूडोपोडिया होता है, मतलब फॉल्स स्ट्रक्चर होता है। जब भी उसके सामने कोई खाना वगैरह आता है तो अपनी बॉडी को एनलार्ज कर देता है, एनलार्ज करके उसको अपने अंदर ले लेता है। जब उसके अंदर चले जाता है तो फूड वैक्यूल बन जाता है। वो फूड वैक्यूल आप बाद में जब वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है तो उसको बाहर निकाल देता है, और फिर उसकी बॉडी क्या होती है? मल्टीपल फीजन में चली जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो अमीबा का सर्वाइवल ऐसे ही है। ऐसे ही किसका है? पैरामीशियम में भी सेम यही है कि वो भी क्या करते हैं, उनका भी फास्ट स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब हम बात करें किसकी? सेल स्ट्रक्चर एंड उनके फंक्शंस की, जिसके अंदर क्या है मैंने आपको बताया क्या सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर कि बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। ये सभी क्या करेंगे? कोई ना कोई इनका काम होता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द सेल क्या है? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म से वो क्या होता है? घिरा होता है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इनसाइड कंटेंट्स ऑफ अ सेल फ्रॉम द आउटसाइड और द सराउंडिंग मीडियम of the cell and also separates one cell from the other। एक दूसरे को ये क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन है वो अलग करता है। नाउ इसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर और फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है। वेरियस अदर ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, उसी से उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। राइबोसोम्स एटसेट्रा। यू विल स्टडी अबाउट दैम इन लेटर क्लासेस। आप इसके बारे में बड़ी क्लासेस के अंदर समझेंगे और जानेंगे।
Nucleus. It is an important component of a living cell. It is normally spherical and present in the center of the cell. It can be stained and observed easily with the help of microscope. माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा जा सकता है. Nucleus is separated from the cytoplasm by this membrane known as nuclear membrane. ये nuclear membrane की से अलग रहता है, मतलब nuclear membrane रहता है इसके सामने, इसलिए इसको अलग से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. With a microscope having higher magnification power, we can see a smaller spherical dense body in the nucleus. It is known as nucleus. इसको हम nucleus बोलते हैं. In addition, nucleus have thread-like structure known as chromosomes. एक thread-like structure होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Chromosomes बोलते हैं. These carry genes and helps in transfer or inherits of characters from the parents to the next generation. इसको हम genes बोलते हैं और ये क्या करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो भी न्यू बेबी बॉर्न होता है उसके अंदर कैरेक्टर्स को, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को मैटरनल हो सकता है या फिर पैटर्नल हो सकता है. इन दोनों के जो भी कैरेक्टर्स वो होते हैं उनको वो ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. जैसे आपने कई बार सुना होगा कहते हुए अपने आस पड़ोस में, जब कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है तो ये अपने चाचा पे गया है या मामा पे गया है या ताऊ पे गया, ताई पे, चाहे जैसे भी है, जो भी है, वो सारे कैरेक्टर क्यों, क्या ऐसा क्यों, क्योंकि क्या करता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो उन कैरेक्टर को मैटरनल हो या फिर पैटर्नल हो, उनको इनहेरिट करके वो नेक्स्ट जो न्यू जनरेशन जो आती है, नेक्स्ट जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, उनके अंदर इसको ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो हैबिचुअल हैबिट्स होती हैं वो लगभग सिमिलर लगती हैं. ठीक है, जो दूसरे लोग हैं उनसे. The chromosomes can be observed only when the cell divides. क्रोमोसोम्स को कब देख सकते हैं? जब सेल डिवीजन हो जाए, जब सेल डिवाइडेड हो जाए, अलग हो जाए. Nucleus, in addition to its role inheritance, acts like a control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is called protoplasm. बाकी कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आते हैं. दिस लिविंग सब्सटेंस इज कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म. इसीलिए इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है. अब हम बात करेंगे इसकी कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में. ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर एनिमल सेल भी दिया हुआ है और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है. तो अपनी बुक के अंदर एक बार ध्यान देंगे और देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर. तो दोनों में क्या दिया हुआ है? पहले तो सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, उसके बाद वैक्यूल दिया हुआ है, उसके बाद क्या है? न्यूक्लियस है. दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ठीक है, जो सेल वॉल है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखाया गया. उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल के अंदर. क्यों? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो अपने आप अपना, जो ग्रीन प्लांट होता है, अपने आप अपना भोजन बना लेता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट जो होता है उसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं और जो एनिमल होता है उसको हम हेटेरोट्रॉप में जानते हैं, क्योंकि एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और दूसरे यानी प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होता है वो. जबकि प्लांट क्या करता है? सन की सहायता से, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म से वो अपना जो उसका फूड होता है वो खुद बना लेता है. इसीलिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी सहायता से वो क्या करता है? अपना फूड बनाता है, जो उसके अंदर ग्लूकोज बनता है, स्टार्च जो बनता है, शुगर जो बनता है, वो उसको इसी की सहायता से बनाता है. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेशन के लिए प्लांट के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है. तो उससे क्या होता है? गैस उसको मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है, जिसकी वजह से अपना मैकेनिज्म करता है. तो ये एनिमल सेल से इसलिए डिफरेंट इसका सेल मैकेनिज्म है, इसका सेल स्ट्रक्चर है. सिर्फ एक इसकी क्वालिटी क्या है कि ये खुद अपना जो भोजन होता है खुद प्रिपेयर कर लेता है. तो इस चैप्टर में हमने जो एक बातें जो सीखी उसको थोड़ा सा मैं के पॉइंट से समझा देता हूँ, जो आपकी बुक्स के अंदर एक
रिमेम्बरिंग पॉइंट है वो क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स नोन एज ऑर्गन्स. All organs have still smaller parts. The smallest living part of an organism is called a cell. Cells were first seen in Cork by Robert Hooke in 1665. Cells exhibit a variety of sizes and shapes. Number of cells differ from organisms to organisms. हर एक organisms के अलग अलग number of cells होते हैं. Some cells are big enough to be observed with the unaided eye, मतलब हम उसको नंगा आंखों से नहीं देख सकते, और कुछ को हम देख सकते हैं जैसे कि हैन एक्स. सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड while other contain a large number of cells. Single cell in unicellular organisms perform all the basic functions performed by a number of cells in multicellular organisms. मल्टीसेलुलर में हर काम के लिए अलग अलग सेल्स हैं, बट यूनिसेलुलर में एक ही से वो सारा काम करते हैं. The cell has three main parts: the cell membrane, cytoplasm, which contains smaller parts known as organelles, and nucleus. Nucleus is separated by cytoplasm by a nuclear membrane. Cells without well-organized nucleus, that not having a nuclear membrane, are known as prokaryotic cells. Plant cells differ from animal cells in having an additional covering over the cell membrane called cell wall. Colored bodies known as plastids are found in plant cells only. Green plastids having chlorophyll are known as chloroplasts. Plant cell has a big central vacuole, unlike a number of small vacuoles in animal cells. तो इस चैप्टर के अंदर हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में समझा.